वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जो है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कीरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वॉज ब्लैक। सुकांत, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied सुकांत। देखिए, कीरी नाम की जो लड़की है वो सुकांत से मिलने जा रही है धनबाद में। जो कीरी थी वहाँ की काली मिट्टी को देखकर बहुत ही हैरान हुई। वो सुकांत से पूछती है कि यह जो जगह है इतनी काली और डस्टी क्यों है। फिर जो सुकांत है वो आंसर करता है कि क्योंकि यहाँ पे कोल की काफ़ी सारी माइंस हैं। वहाँ से कोयल वहाँ पे उसको तोड़ा जाता है, वहाँ से निकाला जाता है और एक स्थान से दूसरी जगह लेके जाए जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो तुम ये ट्रक्स हैं इस पिक्चर में भी दिखा रखा है कि अब तुम उन्हें देख रही हो, ये सारे मिनरल कोल को लेके जा रहे हैं। फिर वट आर मिनरल्स आस्क्ड कीरी। सुकांत रिप्लाइड, हैव यू एवर सीन a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar, and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see the ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered through the earth's rocky crust. देखिए, कीरी कहती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। फिर सुकांत कहता है, क्या तुमने एक बिस्किट बनाने वाले को देखा है? वो आटा, मिल्क, शुगर और कई बार अंडे का भी यूज़ करता है बिस्किट को बनाने में। लेकिन जब आप बिस्किट खाते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें नहीं दिखाई देती, तुम्हें सिर्फ एक बिस्किट दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी अर्थ पर जो मिट्टी है, जो रॉक्स हैं, उनमें काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम मिनरल बोलते हैं, या उनके अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं उसमें मिक्स। और ये मिनरल्स जो अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट है वहाँ पे काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस डेट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल। मिनरल क्या होता है कि ये नेचुरली बनता है, वो सब्सटेंस इसका कोई केमिकल कंपोजिशन भी होता है साथ में। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। देखिए, जो मिनरल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, कहीं पे कम है, कहीं पे कोई सा मिनरल है, कहीं कोई सा मिनरल है। और वो अलग अलग एरियाज पे या अलग अलग रॉक फॉर्मेशन की वजह से पाए जाते हैं जगह जगह। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली असेसिबल सच एज आर्कटिक, ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। कई मिनरल्स हैं जो ऐसे जगह भी पाए जाते हैं जहाँ पे हम ईजिली उनको नहीं निकाल सकते, उन तक नहीं पहुँच सकते, जैसे कि आर्कटिक ओशन का जो बेड है और अंटार्कटिका है। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशन। जो मिनरल हैं, जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, अलग अलग टाइप के उसमें बनते हैं जिनकी कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई दखल नहीं होता। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. जो मिनरल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना आसान है। उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे उनका जो कलर है वो काला है, पीला है, नीला है, लाल है, या वो कितने हार्ड हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो किस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं या किसके साथ नहीं रिएक्ट करते, और उनकी सोल्यूबिलिटी क्या है। देखिए, एक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात है कि क्या आपको पता है द सोल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। क्योंकि जो सोल्ट है उसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक मिनरल है। और जो ग्रेफाइट है वो जो आपकी पेंसिल्स में है वो सब एक मिनरल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं? देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स
On the basis of composition, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. देखिए मिनरल्स 3000 से ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो कंपोजिशन है उसके बेसिस पर उसको दो टाइप में बांट दिया गया है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. आगे मेटेलिक को भी आगे दो में पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस. देखिए जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनमें मेटल्स होता है थोड़ा रो फॉर्म में. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव ए करेक्टरिस्टिक्स लस्टर और शाइन. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स. देखिए जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, मेटल से ही पता चल रहा है कि उसमें मेटल्स ही मिलेंगे उस मिनरल में, उनमें मेटल्स होता है. और जो मेटल्स हैं वो थोड़े हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं. और आपने देखा होगा जैसे लोहा है या जो हमारे कॉपर की तारें हैं हमारे घरों में होती हैं, वो सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं और इनमें थोड़ी सी शाइनिंग भी होती है. फिर आयरन और बॉक्साइट एंड मैग्नीज, और ये सब जो मेटेलिक मिनरल हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं. मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस. आगे मेटेलिक मिनरल्स को भी दो में डिवाइड कर दिया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मिनरल लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन. फेरस मिनरल में आयरन होता है जिसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट. ए नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड. देखिए जो फेरस मिनरल है उसमें आयरन होएगा और जो नॉन फेरस मिनरल है उसमें आयरन तो नहीं होएगा लेकिन कोई दूसरा मेटल होएगा, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर या लिड. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स. नॉन मेटेलिक मिनरल की उसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें मेटल नहीं है. लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स. मिनरल फ्यूल्स like coal and petroleum are also non-metallic minerals. Non-metallic minerals में metals नहीं होता. उसके examples हैं limestone, mica and gypsums. कुछ mineral के जो fuels हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भी non-metallic minerals में आते हैं. Minerals can be extracted by mining, drilling और quarrying. देखिए जो minerals हैं उनको हम कैसे निकालते हैं, उनके जो तरीके हैं वो है माइनिंग का, ड्रिलिंग का या क्वेरिंग का. माइनिंग आगे दो टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग या शाफ्ट माइनिंग. देखिए अब इनको डिटेल में समझते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बuried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. जो अर्थ के सरफेस के नीचे से जो रॉकें दबी हुई हैं, जो चट्टानें, उसमें से जो मिनरल्स है उसको निकालना उसे माइनिंग कहते हैं, खोद कर उसको तोड़ कर. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is also known as open cast mining. देखिए जो मिनरल्स बिल्कुल थोड़ी ही गहराई में मिल जाते हैं और जो सरफेस की जो लेयर है थोड़ी सी, जो हमारी लैंड की सरफेस की एयर है उसको थोड़ा सा ही रिमूव करने के बाद जो हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, जिस तकनीक से हम उन्हें निकालते हैं उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. डीप बोर cold shaft have to be made to reach mineral deposit that lie at great depths. This is called shaft mining. देखिए अगर जैसे ये चट्टान है, अगर इसका थोड़ा सा ऊपरली हिस्सा हटा के यहाँ पे ही अगर हमें मिनरल मिल जाता है तो उसे कहेंगे ओपन कास्ट माइनिंग. लेकिन अगर इसमें ही जैसे ये चट्टान है इसमें काफ़ी गड्ढा करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद अगर हमें यहाँ जो है मिनरल मिल रहे हैं तो इसे कहते हैं शाफ्ट माइनिंग. Petroleum and natural gas occur far below earth surface. Deep wells are bored to take out them. This is called drilling. आगे है ड्रिलिंग. अभी हमने सीखा था माइनिंग क्या होती है, आगे फिर आएगा ड्रिलिंग. ड्रिलिंग क्या है, जैसे इसमें दिख भी रहा है यहाँ पे एक ड्रिलिंग की कोई मशीन है. इसमें क्या है कि काफ़ी सारे कुएं बनाने के बाद हमें जैसे पेट्रोल या जो नेचुरल गैस है वो अर्थ की सरफेस पे मिलती है और उसे कहते हैं ड्रिलिंग. मिनरल्स डेट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग. जो मिनरल्स बिल्कुल सरफेस पे ही मिल जाते हैं, थोड़ा सा खोदने के बाद ही, उस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग. चलिए आगे चलते हैं. फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स
कि जो मिनरल्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग टाइप की रॉक्स में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए रॉक्स आपने पढ़ा भी होगा, तो जो कुछ मिनरल्स हैं ये इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में मिलते हैं और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। जनरली metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit Ontario, Canada, iron, nickel, chromite and platinum in South Africa are example of mineral found in igneous and metamorphic rocks. देखिए जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलते हैं। आयरन ओर हो गया जैसे स्वीडन में, कॉपर और निकल हो गया ओंटारियो कनाडा में, आयरन, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम हो गया साउथ अफ्रीका में। ये सब एग्जाम्पल्स हैं उन मिनरल्स के जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन। जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस हैं जो प्लेन में पाए जाते हैं या जो नए नए जो माउंटेन्स बने हैं उसमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ कोकोस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर एग्जाम्पल्स। देखिए ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन सेडिमेंट्री रॉक्स में जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं उनके। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्राटा। जो मिनरल फ्यूल हैं जैसे कोल या पेट्रोलियम वो भी इन सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक आगे है एशिया। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट। चाइना में और इंडिया में काफ़ी आयरन ओर के डिपॉजिट्स हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। जो पूरी जो हमारे विश्व का जो टीन की प्रोडक्शन है इसमें एशिया अकेले में ही जो कॉन्टिनेंट है वो पूरे विश्व के आधे से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट का। आयरन के लिए ये वाला मार्क यूज़ किया गया है, कॉपर के लिए ये वाला और बॉक्साइट के लिए ये वाला। देखिए जो आयरन है ये यहाँ 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 पे ज़्यादा पाया गया है और है तो बाकी जगह पे भी थोड़ा थोड़ा सा, पर ये मेनली एशिया में पाया गया है। फिर है कॉपर, बॉक्साइट। ठीक है, आगे चलते हैं। China, Malaysia and Indonesia are among the world leading tin producers. China also lead in the production of lead, antimony and tungsten. देखिए जो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया है वो वर्ल्ड के लीडिंग है वो टीन प्रोड्यूसर। वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूस किया जाता है। जो चाइना है वो भी लीड करता है लेड के, एंटीमनी और टंगस्टन के प्रोडक्शन में। एशिया हैज़ ऑल्सो डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। एशिया में बाकी जो मिनरल हैं वो मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में भी काफ़ी आयरन ओर मिलता है। द कंट्रीज विद द लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। यूक्रेन, रशिया, स्वीडन और फ्रांस में इन कंट्रियों में ज़्यादा डिपॉजिट है आयरन ओर की। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia। देखिए फिर जो कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम और लीड और निकल है वो ईस्ट यूरोप में और यूरोपियन रशिया में पाया जाता है। आगे है नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन: कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, द अपलांचियन रीजन एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। जो नॉर्थ अमेरिका है उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है वहाँ के मिनरल के डिपॉजिट को देखकर। कनाडा वाला जोन है, एक अपैल्चियन रीजन का जो जोन है और जो माउंटेन रेंजेस हैं वेस्ट के। आयरन और निकल, गोल्ड एंड यूरेनियम
एंड कॉपर, ये सारे कनाडा में मिलते हैं। कोल इन अपैलाचियन रीजन एंड वेस्ट कोर्डिलरास हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका को जो 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, वहाँ पे अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं। आगे है साउथ अमेरिका। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। चिली, पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली, पेरू में कॉपर ज़्यादा मिलता है। ब्राज़ील एंड बोलीविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। ब्राज़ील और बोलीविया में टिन ज़्यादा मिलता है। साउथ अमेरिका also has large deposit of gold, silver, zinc, chromium and manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond। साउथ अमेरिका में ये सारे मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। ठीक है, साउथ अमेरिका में काफ़ी वैरायटी है मिनरल्स की। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखिए, अफ्रीका में भी डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का जो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ियारे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अदर मिनरल फाउंड इन द अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लीबिया एंड एंगोला। देखिए, यहाँ पे ऑयल भी मिलता है, गोल्ड भी मिलता है, डायमंड भी मिलता है, प्लेटिनम भी मिलता है और काफ़ी कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, ये सब कुछ अफ्रीका में मिल जाते हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट मिलता है। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of West Australia have the large deposit of gold। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइप के मिनरल मिलते हैं और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो बॉक्साइट का है। फिर है अंटार्कटिका। द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। देखिए, जो जियोलॉजी है अंटार्कटिका की वो इतनी तो हमने जान ली है कि वहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल के डिपॉजिट हैं। सम प्रोबेबली लार्ज सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट ऑफ द कोल इन ट्रांसार्क्टिक माउंटेन्स एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका इज फोरकास्टेड। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। जो कि अंटार्कटिका है वैसे तो वहाँ से हमें मिनरल्स निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कि वहाँ पे आयरन ओर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। ये ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन और प्रिंस चार्ल्स के माउंटेन के आसपास भी हैं। फिर है यूज़ ऑफ मिनरल्स। हम इन मिनरल्स का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। मिनरल आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। देखिए, जो मिनरल्स है वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है और जो जिससे जो जेम्स बनते हैं वो मिनरल्स ज़्यादातर हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड वगैरह। दीज आर इनको अलग अलग स्टाइल्स में अलग अलग शेप दी जाती है ज्वेलरी बनाने के लिए। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। जो कॉपर है वो लगभग हर दूसरी चीज़ में यूज़ होता है, चाहे वो सिक्का हो, सिक्के से लेकर पाइप तक। सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्स। जो सिलिकॉन है उसे हम क्वार्ट्स से लेते हैं और वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जैसे जो हमारे चिप हैं या जो हमारे फ़ोन हैं, ये जो सोलर सेल्स वगैरह हैं, हर जगह सिलिकॉन का यूज़ होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम और बॉक्साइट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड इवन इन किचन कुकवेयर। देखिए, जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से लिया जाता है और वो एरोप्लेन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में,
क्योंकि वो लाइट वेट भी है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और वो हार्ड भी है। इस वजह से एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ये हम कहते हैं कि जैसे हम बोतल वगैरह है कि हॉट एंड कोल्ड वाटर है कि वो 24 आवर्स रखेगी, तो ये जो बोतल वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी उसका काफ़ी यूज़ है। बिल्डिंग वगैरह में भी एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं और आजकल जो किचन के काफ़ी यूटेंसिल्स हैं उसमें भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। आगे है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स को हम कैसे कंजर्व करें। मिनरल्स आर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मिनरल्स को हम दोबारा से नया नहीं बना सकते। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, किसी मिनरल को बनाने में हजारों साल लग जाते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स, कि जो जिस रेट से ये बनते हैं बहुत ज़्यादा कम है जिस रेट से ह्यूमन इनको कंज्यूम करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। देखिए जो मिनरल्स हैं उनको हम दोबारा नहीं बना सकते उस रेट पर, तो ज़रूरी है कि हम उनकी वेस्टेज कम से कम करें जब हम उनकी माइनिंग करते हैं। जो मेटल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग भी एक दूसरा तरीका है इन मिनरल सोर्सेज को कंजर्व करने का। आगे है पावर रिसोर्सेज। सनीज मदर बिगिन हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर। शी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। शी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन ब्लेंडर। देखिए जो सनी की माँ है सुबह सुबह लाइट गीज़र ऑन कर देती है, उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म को प्रेस कर देती है उसके उठने से पहले, और वो किचन में उसके लिए ऑरेंज जूस बनाती है ब्लेंडर में। आगे है सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ, कम एंड हैव यू ब्रेकफास्ट, कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गेस्ट ऑफ सनी। सनी की मम्मी उसे कहती है कि क्या तुमने नहा ली हो, अगर नहा ली हो तो आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। उसकी मम्मी स्टोव पर खाना जब बना रही थी तब सनी को उसने आवाज़ लगाई। वाई गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट एंड फैंस। When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadget, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. देखिए स्कूल जाते टाइम जो सनी है वो लाइट और पंखों को बंद करना भूल जाता है। फिर उसकी मम्मी उनको स्विच ऑफ कर देती है और सोचती है कि सिटीज़ की लाइफ तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और वो काफ़ी जो सिटीज़ के जो लोग हैं वो काफ़ी डिपेंड हैं इन गैजेट्स के ऊपर जो काफ़ी सारी एनर्जी को यूज़ करते हैं, और इसकी ही वजह से जो डिमांड और सप्लाई है उसमें काफ़ी गैप आ रखा है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो लाइफस्टाइल है वो हमारे काफ़ी चेंज हो रहे हैं। आगे है पावर और एनर्जी प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखिए जो पावर और जो एनर्जी है वो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमें पावर इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, डिफेंस, लगभग हर चीज़ के लिए हमें पावर चाहिए। और जो पावर के जो रिसोर्सेज हैं उसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। देखते हैं कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए वो सोर्सेज जिसका हम काफ़ी टाइम से कॉमनली यूज़ कर रहे हैं, जैसे फायरवुड लकड़ी का या फॉसिल फ्यूल्स का, ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फिर है फायरवुड। फायरवुड क्या है? It is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of energy used by villagers come from firewood. देखिए लकड़ी का यूज़ खाना बनाने और गर्म करने के लिए किया जाता है। हमारी कंट्री में 50% से ज़्यादा जो एनर्जी जो गांव में लोग यूज़ करते हैं वो लकड़ी से ही आती है। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years ago
गोट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स, कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो दब गए थे अर्थ के नीचे कई करोड़ों साल पहले, वो हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स बन गए हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। जो कोयला, पेट्रोल या जो नेचुरल गैस है, ये मेन सोर्स हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, लेकिन जहाँ पे ये मिनरल पाए जाते हैं वो बहुत ही कम है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देन इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। देखिए जो वर्ल्ड की जो हमारी पॉपुलेशन है, जिस रेट से वो इन सोर्सेज को यूज़ कर रही है वो ज़्यादा तेज है, और जो इनके बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो जिसकी वजह से ये सब जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं। आगे है, देखिए कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये इसके हम आगे और भी डिस्कस करते हैं। इसमें है ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और नेचुरल गैस की क्या एडवांटेज हैं। जो ऑयल है उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का बिल्कुल बेसिस है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इससे ऑक्सीजन, क्योंकि जैसे ऑयल है वो जगह जगह फैल जाता है, या जो गैस की लीकेज है उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का जो लेवल है उसमें वो कम होने लगा है, उसमें ऑक्सीजन को डिप्लीट करना स्टार्ट कर दिया है। जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उनकी वजह से एसिड रेन ज़्यादा होने लगी है, और जो नए फ्यूल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। नेचुरल गैस, उसकी क्या एडवांटेज है, वो भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो क्लीन है ऑयल की बजाय और चीपर भी है ऑयल से। फिर है फायरवुड। फायरवुड की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। फायरवुड, लकड़ी को भी हम इजीली हमें मिल जाती है, और वो काफ़ी सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या है, द कलेक्शन ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, इसको इकट्ठा करने का जो टाइम लगता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है उसको इकट्ठा करने में। फिर क्या है, पोल्यूटिंग, कि इससे बहुत ज़्यादा धुआं लगता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट कर रहा है। डिफोरेस्टेशन, इससे कि जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। फिर है कोयला। कोयला के एडवांटेज क्या है कि यह भी काफ़ी अवेलेबल है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि यह पोल्यूटिंग सोर्स है, यह भी पोल्यूशन को बढ़ाता है, और इसको जो ट्रांसपोर्ट करना वो हो थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा। आगे है हाइडल पावर। हाइडल पावर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। हाइडल पावर क्या है, ये इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता, और ये इरिगेशन और फिशिंग में भी प्रमोट करती है, और ये सस्ती होती है। उसकी डिसएडवांटेज क्या है कि डिसप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, इससे जो लोकल के वो जो वहाँ के लोग हैं उनका डिसप्लेसमेंट हो चुका है। ये लो लाइंग रीजन्स को बाढ़, वहाँ पे लो लाइन जो रीजन्स है वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। इनअंडेड मतलब वहाँ पे बाढ़ आ सकती है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसको सेटअप करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। सबसे पहले है कोल, यहाँ पे अब हम नीचे आते हैं। कोयला, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. जो कोयला है वो बहुत ही प्रचुर मतलब काफ़ी सारी अमाउंट में हमें मिल जाता है, और ये डोमेस्टिक फ्यूल भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, या इसको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, स्टीम इंजन्स में यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। कोयले से जो बिजली बनाते हैं उसे थर्मल पावर बोलते हैं। द कोयल which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamp got buried under the layer of the earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. देखिए जो कोयला है जिसे अब आज हम यूज़ कर रहे हैं वह करोड़ों साल पहले बना था। वो कैसे बना, वो उसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, क्योंकि जो जाइंट जो फर्म थे और जो स्वैम्प थे वो धरती के लेयर के नीचे दबते चले गए, और प्रेशर और टेम्परेचर से ये कोयला बन गया, और इसको ब्यूरिड सनशाइन भी बोलते हैं।
द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में कोयला बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आज रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। इंडिया में ज़्यादातर कोयला झारखंड में मिलता है। ये दिखा रखा है व्यू एट ऑफ ए थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन का ये व्यूज़ है, ये थर्मल प्लांट्स हैं और यहाँ पे बिजली का पैदा की जाती है। आगे है पेट्रोलियम। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगेन एज थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है कि जिससे हमारी कार चलती है या जिससे हमारा जो साइकिल है वो स्क्वीक होने से वो जो हमारी जो पेट्रोल है उससे हमारी कार भी चलती है और ये एक थिक लिक्विड है, उसे हम पेट्रोल कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। देखिए जो पेट्रोल है वो जो रॉक्स हैं उनके लेयर्स के बीच में मिलता है और ऑयल फील्ड से इनको ड्रिल किया जाता है। जो ऑफशोर जो समुद्र के किनारे हैं या जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे या समुद्र के अंदर हैं वहाँ से इसको निकाला जाता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरी which process the crude oil and produce a variety of product like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants। देखिए जो पेट्रोलियम है इसको फिर रिफाइनरी में भेजा जाता है और वहाँ से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाया जाता है जिससे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन का तेल, वैक्स, प्लास्टिक और ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। जो पेट्रोलियम है और इससे जो ये काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो वो हमें मिलते हैं उसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल क्योंकि इनकी बहुत ही ज़्यादा कीमत है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कटार। इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। देखिए यूएसए, रशिया वगैरह में मिलता है और इंडिया में असम में मिलता है, मुंबई में मिलता है और कृष्णा और गोदावरी रिवर के आसपास मिलता है। आगे है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस पेट्रोलियम के डिपॉजिट के पास भी पाई जाती है और ये तब रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल को सरफेस के पास लेके आ जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको घरेलू और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज एन इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्स विद डाइवर्स यूसेजेस। It is used as a fuel in power sector to generate electricity, for heating purpose in industries, as a raw material in chemical, petrochemical and fertilizer industries, as transport fuel and as cooking fuel। देखिए जो नेचुरल गैस है उसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। वह बिजली बनाने में और वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो क्लीन एनर्जी है रिसोर्स, उससे हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। उसको ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ कर लेते हैं, उसको कुकिंग में भी यूज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं ग्लोबली। यूएसए, रशिया, ईरान, कटार, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। जो ये सारे देश हैं यहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। In India, major natural gas reserves are located in Mumbai High, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा एंड असम। इंडिया में भी कई जगह ये पाई जाती है। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to the depletion of oil reserve at an alarming rate। देखिए जो हम कंज्यूम करते हैं इन फॉसिल फ्यूल्स को इतना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कि जो इनके जो ऑयल रिजर्व है वो एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से कम होने लगे हैं। टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न। देखिए जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं उसके बाद जो जहरीले पदार्थ निकलते हैं वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है।
Natural gas is abundant and is the cleanest hydrocarbon, producing around half the carbon dioxide and just one tenth of the air pollutants of coal when burned to generate electricity. देखिए वैसे तो नेचुरल गैस अबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन भी है कि ये कम पोल्यूशन करती है, कि यह हाफ का मतलब कि मान लो जितना जलती है उसका हाफ ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। और लेकिन जब नेचुरल गैस कैन हेल्प टू सपोर्ट रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। जो नेचुरल गैस है उसको वो हमें रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उसको अच्छी तरह यूज़ करने में हमें हेल्प कर सकती है। वो एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव हो सकता है फॉसिल फ्यूल्स का। आगे है यूजिंग नेचुरल गैस कैन हेल्प टू ब्रिज द जर्नी ऑफ मूविंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। नेचुरल गैस एक ब्रिज है किसका, फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी रिसोर्स तक पहुंचने का। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे था कि जो नेचुरल गैस है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में है और वो बिल्कुल ही क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है, कि जो नेचुरल गैस है वो हाइड्रोजन और कार्बन से ही बनी होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम प्रोड्यूस करती है और जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो भी सिर्फ 1/10 ही प्रोड्यूस करती है जब उसको जलाया जाता है या इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि डैम में एक डैम बनाया गया है, इसको थोड़ी सी हाइट पे भी रखा गया है, ये हाइट दिख रही है और फिर यहाँ से पानी नीचे गिरेगा और फिर ये जो टर्बाइन्स है ये घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी और फिर इससे बिजली पैदा होएगी, जनरेटर चलेंगे। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। यहाँ पे टर्बाइन है, यहाँ पे ऊपर से पानी गिराएंगे और ये डैम चलेंगे। द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जब ब्लेड जब चलेंगे तो इससे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, कि जो पानी इसके बाद जो नीचे चला जाता है बिजली के पैदा करने के बाद उसको इरिगेशन में यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, कि जो पूरे वर्ल्ड की जो 1/4 इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइडल पावर का यूज़ करके ही बनाई जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। इन 4 जगह पे सबसे ज़्यादा हाइडल पावर का यूज़ किया जाता है। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया आर भाखड़ानंगल, गांधी सागर, नागार्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इंडिया में भी ये इन 4 जगह पे हाइडल पावर लगे हुए हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं? द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज, कि जो फॉसिल फ्यूल का जो लगातार जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसकी शॉर्टेज की ओर हम बढ़ रहे हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted। ये हम एस्टिमेट किया जा रहा है कि जिस गति से अब हम कंज्यूम कर रहे हैं इन फ्यूल्स को, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर देयर यूज़ ऑल्सो कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देयरफॉर देयर इज नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रीन्यूएबल। देखिए जो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनसे इन्वायरमेंट में काफ़ी पोल्यूशन भी हो जाता है, तो एक ज़रूरत पड़ गई है कि अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करें। और ये कौन कौन से हैं? ये है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और इनको भी ये रीन्यूएबल हैं, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार नया बना सकते हैं। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cell to produce electricity. Many of these cells are joined
into solar panel to generate power for heating and lighting purpose। देखिए जो सोलर एनर्जी है, जो सन है वो हमें उसकी हीट और लाइट हम रोज़ महसूस कर सकते हैं। तो यही जो सोलर एनर्जी है उसको हम ट्रैप कर सकते हैं सोलर सेल में और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। काफ़ी सारे सेल्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं जिससे पावर का जनरेशन होए हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। The technology of utilizing solar energy benefit a lot of tropical countries that are blessed with a abundant sunshine। देखिए सोलर एनर्जी को यूज़ करने के जो बेनिफिट हैं वो उन कंट्रीज़ में बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी सनशाइन है, काफ़ी सूर्य, सारा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सूर्य होता है वहाँ पे। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। देखिए सोलर एनर्जी को आज भी हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं सोलर हीटर में, कुकर में, सोलर ड्रायर में और ट्रैफिक सिग्नल्स में या जो कम्युनिटी की जो लाइटिंग है उसमें। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अभी हमने देखा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की एडवांटेज है कि वो इनएग्जॉस्टिबल है, कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी, नॉन पोल्यूटिंग, उससे कोई पोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसे बनाना। डिफ्यूज सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, कि जैसे हम उसे पैदा करते हैं कुछ चीज़ें वो ख़राब कर देता है जिसकी वजह से वो वेस्ट भी हो जाती है। फिर है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की क्या क्या एडवांटेज हैं कि इससे पोल्यूशन नहीं होता, इसकी जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बनाने की उसके सेटअप की वो बहुत ही कम होती है और ये सेफ़ भी है और क्लीन भी है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इनके जो विंड मिल्स हैं वो कॉस्टली हैं सेटअप करने के बाद। ये डिस्टर्ब और रेडियो की जो रिसेप्शन है, जो हमें सिग्नल मिलते हैं उसको डिस्टर्ब करता है और ये हार्मफुल है बर्ड्स के लिए। आगे है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है, जो हमें टाइड से हम उसका यूज़ करके एनर्जी लेते हैं, कि ये भी नॉन पोल्यूटिंग है और इनएग्जॉस्टिबल है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाइल्ड लाइफ को, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करती है, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। ठीक है, आगे है न्यूक्लियर एनर्जी एंड बायोगैस। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि उसके एडवांटेज है कि काफ़ी सारी एनर्जी एमिट करती है, इसे हमें थोड़ा सा अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारी एनर्जी हमें मिल जाएगी। आगे है इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को जनरेट करती है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। फिर है बायोगैस। बायोगैस की लो कॉस्ट भी होती है, इसको ईजी है ऑपरेट करना और बायो वेस्ट का हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करती है। फिर है जियोथर्मल एनर्जी। इसके एडवांटेज है कि ये इको फ्रेंडली है और हमेशा हमें अवेलेबल रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि यह सिटी से बहुत ज़्यादा दूर लोकेट करती है, तो जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। देखिए अब जो हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी, इनको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। चाहिए तो आप जो अब हम पढ़ेंगे उसके बाद ये दोबारा से आप ऊपर आके इसको देख लेना इस वाले पेज पे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। विंड एनर्जी। Wind is an inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since times immemorial। देखिए जो हवा है वो भी बिल्कुल ख़त्म ना होने वाला एक सोर्स है एनर्जी का। जो हम विंड मिल्स हैं वो हम पता नहीं कब से हम उनको यूज़ कर रहे हैं ग्रेन्स को ग्राइंड करने में, पानी को उठाने में। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये मान लो एक विंड मिल है, इसके ऊपर हवा आएगी, काफ़ी तेज़ जो विंड आएगी वो तेज़ गति से आएगी और इनके जो इसके जो विंड के जो मिल्स हैं इसको ये घुमाएगी और घूमने से यहाँ पे जो जनरेटर लगे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। विंड फार्म्स हैव क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन एंड इन माउंटेन पासिस वे स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड ब्लोज। देखिए जो ज़्यादातर ये जहाँ से ये हम विंड का यूज़ करके
हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो फार्म्स हैं वो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़, जहाँ पे मान लो समुद्री एरिया है उसके आसपास, या फिर जो माउंटेन्स के आसपास ही हो सकते हैं, जहाँ पे तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। ये हर जगह इसको नहीं लगा सकते, ठीक है। Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA, Spain and are noted for their wind energy production. देखिए ज़्यादातर ये नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएसए, स्पेन, इन कंट्रीज़ में ही ज़्यादा विंड की हेल्प से प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। देखिए यूरेनियम और थोरियम नाम का जो सब्सटेंस है, एलिमेंट है, इसके जो एटम से उसका यूज़ करके हम जो एनर्जी बनाते हैं उसे न्यूक्लियर पावर बोलते हैं। दिस फ्यूल अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड अमिट पावर्स। देखिए इसमें क्या होता है कि इनका एक न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस है जिसमें ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। ये जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है और उसके बाद वो पावर को एमिट करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। इन इंडिया, राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। देखिए जो ज़्यादातर प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर के वो यूएसए और यूरोप है। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में भी यूरेनियम के काफ़ी सारे डिपॉजिट पाए जाते हैं और जो थोरियम है वो केरला में भी मिल जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगा इन कर्नाटका। इंडिया में भी काफ़ी अलग अलग जगह पर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बने हुए हैं। आगे है जियोथर्मल एनर्जी। द हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी जो हमें अर्थ से मिलती है उसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। देखिए जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे नीचे जाएंगे वैसे वैसे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। कई बार जो ये हीट एनर्जी है वो सरफेस पे भी मिल जाती है हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। और इसी हीट एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं पावर को जनरेट करने में। देख लिए जो ये हमने न्यूक्लियर पावर यहाँ पे समझा था, जैसे हम जो न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट करते हैं, यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ पे मान लो सारा प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो फिजन होता है जो यूरेनियम का या जो थोरियम एलिमेंट्स का, वो सब यहाँ पे होता है और उसके बाद जो हीट निकलती है वो यहाँ से निकलती है। यहाँ पे ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर से जो हीट है वो आगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। यहाँ से स्टीम निकलती है जिससे टरबाइंस चलती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। देखिए थोड़ा सा प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन का या न्यूक्लियर प्रोडक्शन का, ठीक है। आगे चलते हैं हमारी जियोथर्मल एनर्जी पे। Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, हीटिंग एंड बेदिंग फॉर सेवरल ईयर्स। जो ये एनर्जी है जो हमें धरती से मिलती है इसका भी हम कुकिंग, हीटिंग और बेदिंग के लिए कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। सबसे ज़्यादा यूएसए में इसके पावर प्लांट मिल जाते हैं, उसके बाद काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। इंडिया में भी लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में ऐसे प्लांट्स मिल जाते हैं। देखिए जियोथर्मल एनर्जी का जो प्लांट है कि नीचे यहाँ पे एक स्टीम का अपने आप ही यहाँ से निकल रही है। ये एक नेचुरल क्रैक है यहाँ पे ये नीचे है, यहाँ पे पानी है,
कुआं है, यहाँ पे नीचे इनको लगा दिया गया है, जैसे ऊपर पानी आएगा और ये टरबाइंस चलेंगी और यहाँ पे जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देगा। आगे है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या है? जो हमें टाइड से मिलती है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। देखिए जो टाइडल एनर्जी है उसे हम डैम वगैरह बना के, जो समुद्र है वहाँ के आसपास, तो हम जो टाइडल एनर्जी है उसका यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे एक टाइडल एनर्जी का एग्जांपल दे रखा है कि जब हाई टाइड आएगी तभी टर्बाइंस चलेंगे और फिर ये लो टाइड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी। आगे है रशिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स। रशिया, फ्रांस और इंडिया में भी ये टाइडल के फार्म्स मिल जाते हैं। फिर है बायोगैस। बायोगैस क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। देखिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे मरे हुए प्लांट्स हैं, एनिमल के मटेरियल्स है, एनिमल डंग है, किचन का जो वेस्ट है, उसको हम उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी गैसियस फ्यूल में, जिसे हम कहते हैं बायोगैस। The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digester to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। देखिए जो बायोगैस होती है वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर होती है, और वो उसे कैसे बनाया जाता है? उसमें ये सारी चीज़ों को एक इस फ्यूल टैंक में डालने के बाद एक बैक्टीरिया है वो इसको डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद वहाँ से बायोगैस मिलेगी, और उस बायोगैस को फिर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उससे हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। और इसके एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ हमें इससे मैन्योर भी मिल जाता है। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी डेट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। देखिए एनर्जी तो हर जगह है, लेकिन इस एनर्जी को वहाँ से निकालना और उसका यूज़ करना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। Each one of us can make a difference by not wasting energy. Energy saved is energy generated. Act now and make brighter energy future। देखिए अगर हमने बचा लिया तो इसका मतलब हमने एनर्जी को प्रोड्यूस भी कर दिया, थोड़ा सा जनरेट कर दिया। यही टाइम है कि एनर्जी को बचाने का और हमारा फ्यूचर को ब्राइट करने का। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू अगेन मेरी वीडियो को देखने के लिए।